दोस्तों नमस्कार। दोस्तों स्टडी विद आनंद सर यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, हम लोग बाल विकास में, मनोविज्ञान शास्त्र में, शिक्षा शास्त्र में व्यक्तित्व टॉपिक पढ़ते हैं और वह व्यक्तित्व टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, उसी टॉपिक में कुछ चीजें भी छूट गई हैं। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, व्यक्तित्व के प्रकार। व्यक्तित्व के प्रकार में हमने आपको दो चीजें बताई थी, प्रकार सिद्धांत और शील गुण सिद्धांत। तो प्रकार सिद्धांत हम लोग पढ़ चुके थे। ये प्रकार सिद्धांत हम लोग पढ़ चुके थे और हम लोगों का मित्रों बचा था शील गुण सिद्धांत। शील गुण सिद्धांत में कौन कौन से मनोवैज्ञानिक हैं, क्या है, इसको आज समझते हैं। शील गुण सिद्धांत। शील गुण सिद्धांत मित्रों क्या है समझते ये हैं पहले, और इसमें कौन कौन से मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का शील गुण के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। तो सबसे पहले शील गुण क्या होता है? शील गुण का तात्पर्य होता है किसी के व्यवहार में संगति का होना। अगर वह संगति है तो उसको शील गुण बोलते हैं, संगति नहीं है तो उसको हम आदत बोलते हैं। व्यक्ति के व्यवहार में पूर्ण संगति को शील गुण तथा कम संगति को आदत कहते हैं। किसी व्यवहार को शील गुण कहलाने के लिए संगति के अलावा स्थिरता का भी गुण होना चाहिए। तो संगति और स्थिरता, जैसा कि अभी आपने समझा कि अगर संगति है तो वो शील गुण कहलाएगा, अगर संगत नहीं है तो वो आदत कहलाता है। जैसे हमारी ईमानदारी है, हमारी परोपकारिता है, हमारी कर्तव्य निष्ठता है, ये क्या, ये हमारे शील गुण है। शील गुण का मतलब होता है कि जैसे किसी मकान के निर्माण करने के लिए बहुत सारे सामग्री का प्रयोग करना पड़ता है, तब जाके एक मकान का निर्माण होता है। इसी प्रकार से हमारे शील गुण का निर्माण करने के लिए हम शील गुण वाले व्यक्तित्व वाले हैं, हम ईमानदार हैं, हम परोपकारी हैं, हम कर्तव्यनिष्ठ हैं। इसके लिए सिर्फ एक ईमानदारी का ही होना या सिर्फ एक परोपकारिता का ही होना हमारा शील गुण नहीं है। या आज हम ईमानदार हो जाते हैं, कल के समय में ईमानदार नहीं होते। आज हम परोपकारी हो जाते हैं, कल के समय में परोपकारी नहीं होते हैं। यह हमारा शील गुण नहीं है। हमारे व्यवहार में संगति होनी चाहिए। अगर वह संगति नहीं है तो हमारी आदत आ जाती है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि शील गुण सिद्धांत क्या होते हैं। अब शील गुण सिद्धांत में हमारे दो मनोवैज्ञानिक आए, उन दोनों मनोवैज्ञानिकों ने दो दो भागों में विभाजित किया। दो मनोवैज्ञानिक कौन कौन से थे देखते हैं। एक आए थे कैटल महोदय, एक आए थे आलपोर्ट महोदय। कैटल महोदय और आलपोर्ट महोदय। कैटल महोदय ने अपने इस व्यक्तित्व को शील गुण के अनुसार जब विभाजन किया तो दो भागों में विभाजित किया था। पहला बताया था सतही शील गुण, सतही शील गुण, और दूसरा बताया था मूल शील गुण। क्या बताया? सतही शील गुण और दूसरा बताया था मूल शील गुण। इसी प्रकार से आलपोर्ट महोदय ने बताया कि सामान्य शील गुण होता है और व्यक्तिगत शील गुण होता है। क्या होता है? सामान्य शील गुण, और दूसरा बताया व्यक्तिगत शील गुण। तो आप ये देख रहे हैं कि शील गुण के आधार पर जो विभाजन हुआ, दो मनोवैज्ञानिकों ने विभाजन बताया। पहला आए कैटल महोदय, दूसरा आए आलपोर्ट महोदय। कैटल महोदय ने कहा कि जो शील गुण होते हैं वो दो भागों में होते हैं, पहला सतही होता है, दूसरा मूल शील गुण होता है। यही चीजें आलपोर्ट महोदय बताने का प्रयास किए कि सामान्य शील गुण होते हैं और व्यक्तिगत शील गुण होते हैं। अब समझते हैं कि सतही शील गुण क्या होते हैं। सतही शील गुण का मतलब होता है कि हमारे प्रत्येक दिन की दिनचर्या पर
सतह पर ही दिखने वाले जो हमारी कार्यशैली होती है, जो व्यवहार होता है, वह सतहीशील गुण के अंतर्गत आता है। मूलशील गुण क्या होते हैं? मूलशील गुण जो हमें जन्मजात मिलते हैं। जन्म से हमारे अंदर कुछ ना कुछ आदतें होती हैं, कुछ ना कुछ व्यवहार होते हैं, तो वह हमारे मूलशील गुण के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से जो सतहीशील गुण के कुछ लक्षण हैं वो आलपोर्ट के सामान्यशील गुण के अंतर्गत आते हैं, और वही जो आपके मूलशील गुण हैं वो हमारे आलपोर्ट के व्यक्तिगतशील गुण के अंतर्गत में आते हैं। तो मित्रों, अब जो है हम एक एक को, दोनों को, ये सतहीशील गुण और मूलशील गुण को एक बार फिर से रिटर्न करके बढ़िया से लिख कर देखते हैं थोड़ा सा। तो मित्रों, क्या है ये? सतहीशील गुण और मूलशील गुण, हम इनकी बात कर रहे थे। सतहीशील गुण क्या होता है? सरफेस स्ट्रेट। तो क्या है? व्यक्ति के दिन प्रतिदिन की जो अंतः क्रिया होती है, प्रत्येक दिन हर क्षण जो हम अंतः क्रियाएं किया करते हैं, उसको जब आसानी से अभिव्यक्त किया करते हैं, मतलब हमारे बाह्य आवरण में हमारी चीजें दिखते रहते हैं, हमारे व्यवहार जो दिखते रहते हैं, वो हमारा सतहीशील गुण कहलाता है। जैसे परोपकारिता है, प्रसन्नता है, सत्यनिष्ठा है, ये क्या है? हमारे बाहरी आवरण से दिखते रहते हैं। हम किसी पर परोपकार करते हैं तब भी हमारा बाहरी आवरण से दिख रहा है, हम प्रसन्न होते हैं तब भी बाहरी आवरण से दिख रहा है। लोग तुरंत समझ जाते हैं कि बड़ा परोपकारी है, बड़ा प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति है, बड़ा सत्यनिष्ठा है, सत्य बोलने वाला है। तो ये चीजें क्या है? बाहरी आवरण दिखता है, अर्थात सतह पर दिखाई देने वाले गुण सतहीशील गुण कहलाते हैं। अगला जो बताया गया है वो है मूलशील गुण। मूलशील गुण क्या होता है? यह व्यक्ति के भीतरी, भीतर की संरचना से होता है। भीतर की संरचना जिनके बारे में हमें ज्ञान तब होता है जब उससे संबंधित सतहीशील गुण को एक साथ कोरिलेट करके, मतलब सह संबंध स्थापित करके देखने की बात करते हैं, जब समझने की बात करते हैं या मिलाकर हम उनको मिलाने की कोशिश करते हैं, तब हम समझ पाते हैं कि मूलशील गुण कौन से होते हैं। जैसे आपकी सामुदायिकता है, या निस्वार्थता है, या हास्य है, इन सारे शील गुणों को मिलाइए तो क्या बन के आता है? एक चीज मिल के आती है कि मित्रता। तो मित्रता क्या है? ये मूलशील गुण के अंतर्गत आती है। जैसे जो भी मित्र होते हैं, आपके मित्र होंगे तो वो सामुदायिक भी होंगे, वो आपके निस्वार्थ भावना से निस्वार्थ प्रेम करते हैं, वो हास्यास्पद भी होते हैं, प्रसन्नचित भी होते हैं। ये सब चीजें क्या है? सारी चीजों को मिलाकर जब हम एक के साथ एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं तो एक नया चीज बनकर आता है, उसे हम मूलशील गुण के नाम से जानते हैं। तो क्या है मूलशील गुण? क्या है कि व्यक्ति की भीतरी संरचना होती है, जिनके बारे में हमें ज्ञान तब होता है जब हम उससे संबंधित सतहीशील गुण को एक साथ मिलाने की कोशिश करते हैं। अब जैसे मान लीजिए सतहीशील गुण आपके कौन कौन से? परोपकारिता है, प्रसन्नता है, ये अलग अलग है, लेकिन जब इनको हम एक साथ मिलाते हैं तो एक नया चीज आता है, मित्रता, जिसका संज्ञा हम देते हैं, मित्रता की संज्ञा देते हैं। तो वो क्या होता है? वो मूलशील गुण होता है। तो क्या है? सामुदायिकता, निस्वार्थता तथा हास्य, ये शील गुण मिलकर किसका निर्माण करते हैं? मित्रता का निर्माण करते हैं, मित्र का निर्माण करते हैं। तो ये हमारा क्या होता है? मूलशील गुण कहलाता है। तो मित्रों, ये आपका शारीरिक गुणों के आधार पर, मानसिक गुणों के आधार पर जो था, मैंने आपको इसको पहले बताया था। व्यक्तित्व को सबसे पहले दो भागों में बांटा गया, प्रकार सिद्धांत और शील गुण सिद्धांत। प्रकार सिद्धांत के अनुसार आपको बताया गया था एंडोमार्फी, मेसोमार्फी, एक्टोमार्फी, फिर आया आपका एथलीट टाइप, एथलेटिक टाइप, डायस्प्लास्टिक आया, फिर आपका अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी आया। उसके बाद आपने शील गुण देखा कि शील गुण के आधार पर व्यक्तित्व का निर्धारण कैसे किया गया, कैटल महोदय ने कैसे किया, और आलपोर्ट महोदय ने भी जो दो बताए थे वो भी ऐसे ही हैं। इनके लगभग लक्षण सेम ही हैं। तो सतहीशील गुण ये होते हैं, मूलशील गुण ये होते हैं। अब हम देखते हैं कि अच्छे व्यक्तियों की विशेषता क्या होती है, अच्छे व्यक्तित्व की विशेषता क्या होती है, इसको थोड़ा सा ऐसे देख लेते हैं, जिससे मान लीजिए आपके सीट, आपके बीएड या बीटीसी में कहीं अगर प्रश्न आ जाए तो आप उसको आसानी से लिख सकें। अक्सर इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं कि व्यक्तित्व के बारे में लिखिए, व्यक्तित्व की परिभाषा लिखिए, व्यक्तित्व के प्रकार लिखिए, उनको प्रभावित करने वाले कारक लिखिए, या उनकी विशेषताएं बताइए। तो आपकी अच्छे व्यक्तित्व की विशेषता क्या है, इसको देख लेते हैं। अच्छे व्यक्तित्व की
अच्छे व्यक्तित्व की विशेषता क्या होती है? शारीरिक गुण, शारीरिक गुण, मानसिक गुण, सामाजिक गुण, शारीरिक गुण अच्छे होने चाहिए, मानसिक गुण होने चाहिए, सामाजिक गुण होने चाहिए, संवेगात्मक गुण होने चाहिए, धार्मिक गुण होने चाहिए, संवेगात्मक गुण, धार्मिक गुण। ये अच्छे व्यक्तित्व की विशेषता है। जैसे शारीरिक गुण का मतलब क्या है कि आकर्षक रंग, समुद्र, वाणी अच्छी होनी चाहिए। अब अगर शारीरिक गुण किसी का है तो अच्छा आकर्षक रंग से कोई अच्छा व्यक्ति दिखता है तो आप उसको लगता है कि नहीं अच्छे व्यक्तित्व वाला है, अच्छे लोग हैं। मतलब शारीरिक गुण उसके अच्छे हैं, शरीर देखने में उसका अच्छा है और अच्छी वाक्य पटुता है, अच्छा बोल लेता है। मानसिक गुण का मतलब क्या है? अच्छे विचार रखता है, किसी प्रकार की कोई अनर्गल बातें नहीं करता है, अच्छे अच्छे विचारों से लोगों को आकर्षित करता है, अच्छे अच्छे विचार प्रस्तुत करता है। तो ये अच्छे व्यक्तित्व वाले होते हैं। सामाजिक गुण, सामाजिक प्रतिष्ठा अच्छी है, समाज में उठना बैठना, समाज में लोगों के साथ बोलना, ये सब चीजें, दया, करुणा, मैत्री भाव, समाज सेवा, ये सब क्या चीजें होनी चाहिए? एक सामाजिक गुण जिनमें होता है, इन सब में व्यक्तियों में ये मिलता है कि दया होती है, करुणा होती है, परोपकारिता होती है। ये किसमें होता है? जो सामाजिक गुण है। ये सब सामाजिक गुण है, ये सब जिसके अंदर पाए जाते हैं वो अच्छे व्यक्तित्व के अंतर्गत आते हैं। फिर आपका आता है संवेगात्मक गुण, अच्छे संवेग, दूसरों के प्रति अच्छे संवेग रखना, दयालुता है, संतोष है, आशावादी है, सांवेगिकता है, अहंकार से नहीं होना चाहिए, अहंकार व ईर्षा भाव, ये सब चीजें क्या है? संवेगात्मक गुण होने चाहिए। धार्मिक गुण, धर्म के प्रति आस्था रखना, धार्मिक भावनाओं पर ठेस न पहुंचाना, धार्मिक बातें करना, ये सब जिनके पास होता है वह अच्छे व्यक्तित्व के लोग कहलाते हैं। अच्छा, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं? प्रभावित करने वाले कारक, मतलब अगर आपका व्यक्तित्व अच्छा है या आपके व्यक्तित्व को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं उनकी बात करते हैं। परिवार है, पास पड़ोस है, परिवार है, पास पड़ोस है, कुछ आर्थिक स्थितियां भी होती हैं। परिवार, पास पड़ोस, आर्थिक स्थिति, विद्यालय, जनसंचार, विद्यालय, जनसंचार और धर्म व संस्कृति, क्या चीजें हैं ये? आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करते। जैसे मान लीजिए परिवार है, आपका परिवार जैसा होगा वैसे आपके बच्चों का व्यक्तित्व होगा, जैसा व्यक्तित्व आपका होगा वैसे आपके बच्चों का व्यक्तित्व होगा। आपके परिवार में सारे लोग पढ़े लिखे हैं तो बच्चे भी थोड़ा उस चीज को समझते हैं और पढ़ने लिखने में थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। आप जैसे संस्कार देते हैं बच्चों को वैसे संस्कार बच्चे सीखते हैं, वही चीजें जाके अपने समाज में करते हैं तो बच्चे क्या कहे जाते हैं कि उनका बच्चा है बड़ा संस्कारी है, बड़ा अच्छे व्यक्तित्व का है। यही चीजें पास पड़ोस में, आपके पास पड़ोस में जैसे लोग रहते हैं बच्चे उनके बच्चों के साथ खेलते हैं, जैसे उनके बच्चे अनुभव देते हैं वैसे आपके बच्चे अनुभव लेते हैं और एक दूसरे से कोरिलेट करके अपने संबंध बनाते हैं। अच्छे संबंध होते हैं अच्छे संबंध के साथ बात करते हैं, या लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं तो लड़ाई झगड़े उनमें भी आ जाते हैं। फिर आर्थिक स्थितियां, कभी कभी हमारे व्यक्तित्व को बहुत ज्यादा प्रभावित करने में कभी कभी ये भी होता है कि आर्थिक स्थितियां भी हमको प्रभावित करती हैं। आपकी बहुत आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं तो हमारा व्यक्तित्व, आपका व्यक्तित्व फिर भी परिवर्तन रहता है कुछ ना कुछ। विद्यालय, विद्यालय का माहौल जैसा होता है वैसे आपका बच्चा पढ़ता है। आप छोटे मोटे स्कूल, बड़े स्कूलों के जो बच्चे होते हैं थोड़ा कुछ आपको अंतर देखने को मिलता है। जैसे उनको शिक्षा प्रदान की जाती है, जैसे संस्कार दिए जाते हैं विद्यालय में,
जैसे किताबें पढ़ाई जाती हैं, जैसे टीचर पढ़ाता है, जैसा अच्छे से उनको विश्लेषण करके पढ़ाता है, जैसा शार्ट में पढ़ाता है, वो सब चीजें बच्चे सीखते रहते हैं। उसी प्रकार से उनकी मानसिक विचारधारा बढ़ती चली जाती है। आप अच्छे विचार देंगे, अच्छे संस्कार देंगे, अच्छे विद्यालय में पढ़ाएंगे, अच्छी चीजें सिखाएंगे, अच्छी किताबें पढ़ाएंगे, अच्छा माहौल मिलेगा तो बच्चा अच्छा पढ़ के आगे बढ़ जाता है। जनसंचार हमारा जो आपका आपका यूट्यूब है, मोबाइल है, फोन है, रेडियो है, इन सब से भी हमें हमारा व्यक्तित्व प्रभावित होता है। उनसे हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं और सीख सीख कर हम अपने व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। धार्मिक व संस्कृति, धर्म या संस्कृति भी हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। हम जिस भी धर्म को मानते हैं, जिस भी संस्कृति को मानते हैं, उसके प्रति हमारी आस्था होती है और हम अपनी धर्म, अपनी संस्कृति के प्रति जिस प्रकार से आस्था रखते हैं, उसी प्रकार से हमारे व्यक्तित्व में थोड़ा बहुत परिवर्तन आता है और हम उसी प्रकार के व्यक्तित्व के अमुक व्यक्ति कहला जाता है कि वो अमुक व्यक्ति इस प्रकार की धार्मिक प्रवृत्ति का है, इस प्रकार की सांस्कृतिक प्रवृत्ति का है। तो ये चीजें आपको व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक के अंतर्गत आती हैं। तो मित्रों, ये चीजें थी। अब हम पढ़ेंगे जो कुछ नए सिद्धांत आपके दिए गए हैं, चाहे वो मैस्लो का होगा या फ्रायड का होगा, इन चीजों को पढ़ेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम में, या बीएड हो या बीटीसी हो या अन्य जो भी टीचिंग से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मित्रों, आज की क्लास यहीं तक है। अगली क्लास हम लेकर आते हैं कुछ व्यक्तित्व के सिद्धांत के ऊपर। तो हमारे इस क्लास को देखिएगा, आप हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।